सो गुड आफ्टरनून। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। ठीक है, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड आगे उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आज हम दोनों के बारे में जानेंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और आगे चल के बनेगा पायरुवेट। आगे ये पायरुवेट जो 3 कार्बन प्रोडक्ट बना वो एक CO2 रिलीज करके एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि हमने ये बात भी जाना है, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, चाहे वो फैट का ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो अमाइनो एसिड का हो, या कोई भी मॉलिक्यूल का हो जिसमें बायोमॉलिक्यूल का हो, उसमें एक प्रोडक्ट कॉमन बनता है जो आगे उस प्रोसेस को कंटिन्यू कराने में हेल्प करता है। वो कौन होता है? एसिटाइल कोए। तो ये एसिटाइल कोए आगे चल के 4 कार्बन प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये TCA साइकिल के अंदर एक 4 कार्बन प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ टाई अप करके फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल सिट्रिक एसिड फॉर्म करेगा। उसके बाद ये सिट्रिक एसिड आगे मल्टीपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग इंपॉर्टेंस रहेगा। तो हमको अल्टीमेटली ये जानना है कि TCA साइकिल का कौन 2 प्रोडक्ट है जो पार्टिसिपेट करता है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो जब TCA साइकिल ऑपरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए 2 हाई एनर्जी कंपाउंड रिलीज करता है, एक NADH और एक FADH2। TCA साइकिल में क्या होता है, TCA साइकिल में पूरा जब सिट्रिक एसिड का पूरा रिसाइकलिंग होता है उसमें 2 हाई एनर्जी कंपाउंड रिलीज होता है और वो होता है NADH एंड FADH2। आगे चल के यही 2 कंपाउंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेगा। यही 2 कंपाउंड आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। किसको? ऑक्सीजन को। क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस टू TCA साइकिल एंड उसके बाद TCA साइकिल से लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म किसके लिए चल रहा है? मैकेनिज्म इसीलिए चल रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसके चलते कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज, फैट, कुछ प्रोटीन, कुछ भी हो, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा, पहले वो पायरुवेट और पायरुवेट के चलते TCA साइकिल और TCA साइकिल के थ्रू वो 2 हाई एनर्जी कंपाउंड NADH एंड FADH2 को प्रोड्यूस करेगा और वो आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको? ऑक्सीजन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का 2 सोल पर्पस है, एक ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना और दूसरा ATP का प्रोडक्शन करना। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का 2 मेजर पर्पस क्या है, 2 मेजर पर्पस है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन को NADH एंड FADH2 से लेके ऑक्सीजन को देना और उसको पानी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ दिस चेन और आगे चल के जो प्रोटॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन का पुल फॉर्मेशन होता है उस पुल को यूटिलाइज करके ATP का फॉर्मेशन करना। क्लियर? ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके एंड होता है। आई होप ये सबको समझ में आया। आगे चल के मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है क्या नहीं होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको? रेस्पिरेटरी एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है। हर एक कॉम्प्लेक्स का नाम जानना जरूरी है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का नाम उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड है।
अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स 1 की, उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस, और इसको ये भी कहा जाता है NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम, ये क्या होता है वो मैं अलग से बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और इसको सक्सिनिक एसिड कोएंजाइम Q रिडक्टेज के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसको कोएंजाइम Q साइटोक्रोम रिडक्टेज के नाम से भी जाना जाता है। जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब यहाँ पर एक जगह रिडक्टेज और एक जगह ऑक्सीडेज, ये नाम क्यों आया वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये जो रिडक्टेज नाम आया ये इसलिए आया क्योंकि आगे जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है उसमें एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं Q साइकिल, और उस Q साइकिल में जो कोएंजाइम Q होता है जिसको हम यूवी क्विनोन के नाम से भी जानते हैं, उसका एक पुल बनता है, उसका एक रिड्यूस्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं यूवी क्विनोन, उसका एक पुल फॉर्मेशन होता है, उस पुल का बार बार रीजनरेशन होता है, ठीक है, रिसाइकिल होता रहता है उस पुल का। तो उस पुल का रिसाइकिल होने के बाद जो साइटोक्रोम C होता है, साइटोक्रोम C एक प्रोटीन होता है जो बेसिकली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस होता है, तो उसका नाम रखा गया है एंजाइम का कोएंजाइम Q रिडक्टेज, क्योंकि वो साइटोक्रोम C को रिड्यूस करता है। और आगे चल के वही साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो इस एंजाइम का फंक्शन होता है साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करना और आगे उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्लो करा के फाइनली ऑक्सीजन को डोनेट करना। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 तक सबको समझ में आया। बेसिक नाम है, सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं नीचे का 2 कॉम्प्लेक्स का नाम मिटा के कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स 5 जो है, कॉम्प्लेक्स 5 बेसिकली हर एक कॉम्प्लेक्स मतलब अप टू कॉम्प्लेक्स 4 जितना प्रोटॉन का पुल बनता है, उस प्रोटॉन का जो पुल होता है उसको आगे यूटिलाइज करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो इसको बेसिकली हम एक एंजाइम के नाम से जानते हैं, F1 एटीपी सिंथेज, इस नाम से हम इसको जानते हैं, F1 एटीपी सिंथेज, ठीक है। इसका बेसिकली जो F1 पार्ट होता है इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, और इस कैटालिटिक एक्टिविटी के चलते वो एटीपी को प्रोड्यूस करता है, इसको यूज करके जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है उसको यूज करके वो एटीपी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन जानना बहुत जरूरी है, कोई भी बायोकेमिकल मैकेनिज्म हो उसका लोकेशन याद रहना या याद करना जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें लोकेशन की, लोकेशन क्या होता है? बेसिकली बहुत सिंपल बात है, लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा, अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, अगर मैं इसको मान लूं माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
इसको एक और नाम से जानते हैं हम, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब अंदर की तरफ क्या होगा, सिंपल सी बात है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होगा, राइट। तो ये 3 पार्ट में बेसिकली पूरा रिएक्शन कम चलता रहता है। तो ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन का जैसे जो लिपिड का ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होगा जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो पूरा रिएक्शन है वो मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन तीनों एरिया में होता रहता है। और तीनों एरिया किसके अंदर है, सिंपल सा ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे क्या, मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल होता है, टीसीए साइकिल मैट्रिक्स में होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो हाई एनर्जी कंपाउंड है वो प्रोड्यूस होगा, वो कौन है, NADH एंड FADH2। और वो आगे जब फ्लो होगा, आगे जब वो अपना इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन को किसके थ्रू कैरी करेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन को फ्लो आउट करेगा, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के थ्रू फ्लो आउट, सॉरी इनर मेम्ब्रेन के थ्रू वो फ्लो आउट करेगा, और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को आगे चल के वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वो इलेक्ट्रॉन को कैरी फॉरवर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली इनर मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो होता रहता है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स से लेके प्रोटॉन को मूव कराते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट मूवमेंट और प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू प्रोटॉन का मूवमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया है, 3 एरिया में होता है, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन तीनों एरिया में पूरा रिएक्शन कन्फाइंड होता है। इज दैट क्लियर? चलो अब हर एक कॉम्प्लेक्स को थोड़ा डिटेल्स में बारीकी से जानते हैं। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हम ऑलरेडी जान चुके हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH डिहाइड्रोजिनेस, राइट। इसका एक ऑल्टरनेट नाम भी हमको पता है, वो ऑल्टरनेट नाम क्या है, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस, राइट। चलो इसको देख लेते हैं। ये मान लो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर मैं मान के चलो ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैं IM से डिनोट करता हूँ, बार बार मैं यही एब्रिविएशन यूज करूंगा, ठीक है। और ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये भी बहुत बड़ा नाम है, तो इसके लिए भी मैं एक एब्रिविएशन IAMS यूज करूंगा, क्लियर। चलो सबसे अंदर है मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बेसिकली हमको पता है जो एंजाइम है वो बाय नेचर प्रोटीन होता है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स बाय नेचर प्रोटीन होता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो एज ए प्रोटीन वो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है, और उसका जो पार्ट है वो आगे इंटर मेम्ब्रेन, दैट मीन इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको भी कवर अप कर रहा है, और मैट्रिक्स के साइड को भी कवर अप करता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और यहाँ पर नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स 1, जो भी 5 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो भी 5 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट है, वो हर एक एंजाइम एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 में NADH आएगा, जो TCA साइकिल से जो NADH बनाता है वो आएगा। NADH यहाँ पर हाई एनर्जी कंपाउंड है, और एक साथ वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी प्रोटॉन प्रेजेंट है, वो प्रोटॉन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। NADH आगे चल के खुद रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, NAD प्लस में रिड्यूस हो जाएगा, NADH आगे चल के NAD प्लस में रिड्यूस हो जाएगा, पर इसका इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसी का मूवमेंट हमको देखना है।
वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है NADH का वो कौन रहेगा यहाँ पर, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NADH से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाके किसको रिड्यूस करेगा, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को। वो आगे चल के रिड्यूस होगा और रिड्यूस होके आगे चल के वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक आयरन सल्फर क्लस्टर को। आयरन सल्फर क्लस्टर और आयरन सल्फर सेंटर के अंदर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो आयरन सल्फर सेंटर आगे चल के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट करेगा, कोएंजाइम क्यू को, जिसको हम सिर्फ क्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वो रिड्यूस होके QH2 फॉर्म करेगा। ठीक है, कोएंजाइम 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा और QH2 फॉर्म करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, NADH खुद ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन आगे चल के मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू फाइनली जो क्विनोन है, ठीक है, जो यहाँ पर क्विनोन है, क्विनोन को आगे चल के रिड्यूस करके क्विनॉल में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली क्विनॉल, और इसको हम यूवी क्विनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूवी क्विनॉल और क्विनोन को जाके वो रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर NAD प्लस खुद NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD प्लस फॉर्म किया और वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे चल के कोएंजाइम क्यू और क्विनोन को डोनेट कर दिया, जो आगे यूवी क्विनॉल में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो एक साथ रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। रिडक्शन किसका हुआ, क्विनोन का हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, NADH का हुआ। तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो एक एनर्जी ग्रेडियंट क्रिएट करता है। वो एनर्जी ग्रेडियंट के चलते वो कुछ ना कुछ मूव कराते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के आर पार कुछ मूव कराते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी ग्रेडियंट रेडॉक्स रिएक्शन, वो एक एनर्जी ग्रेडियंट क्रिएट होता है मैट्रिक्स के अंदर, और जिसके चलते वो 4 प्रोटॉन को 4H+ आयन को वो मैट्रिक्स से लेके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव करा देगा। कौन, रेडॉक्स रिएक्शन का जो एनर्जी है वो 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव कराएगा। किसके थ्रू, इनर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 का फंक्शन अगर हम समराइज करें तो क्या क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 सबसे पहले जो हाई एनर्जी कंपाउंड NADH था उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लेके इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू कोएंजाइम क्यू को देगा। कोएंजाइम क्यू यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा और NADH खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसके चलते यहाँ पर एक हाई एनर्जी ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जिसके चलते मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन मॉलिक्यूल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करेगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम भी ऑलरेडी तुमको पता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनस। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 2 कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स 2 का जो रिएक्शन है, फिर से यहाँ पर एक मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं। सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन और यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब कॉम्प्लेक्स 2 किसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 2 एक्सेप्ट करता है जो दूसरा एनर्जी हाई एनर्जी कंपाउंड था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था FADH2। और वो FADH2 कहाँ से आता है, वो FADH2 आता है तीसरे साइकिल की एक रिएक्शन स्टेप है जहाँ सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। सक्सिनेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग दैट कन्वर्सन वो FAD को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। वही FADH2 का इलेक्ट्रॉन आगे चल के यहाँ पर आयरन सल्फर क्लस्टर के पास जाएगा और आयरन सल्फर क्लस्टर अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, कोएंजाइम क्यू, और सिंपली क्विनोन को डोनेट करेगा और क्विनोन आगे रिड्यूस होके
यूवी क्विनॉल और क्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 का रिएक्शन इतना ही सिंपल है। सक्सिनेट जो तीसरी साइकिल का एक इंटरमीडिएट था वो आगे फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो रिएक्शन के चलते जो दो प्रोटॉन रिलीज करेगा वो FAD को देगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे वो अपना प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को देगा, आयरन सल्फर से लेके वो इलेक्ट्रॉन क्विनोन को देगा और क्विनोन आगे चल के फिर से QH2 और UV क्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स 2 का रिएक्शन, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कॉम्प्लेक्स 2 का रिएक्शन है, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन कोई इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट नहीं होता है। जब कॉम्प्लेक्स 2 का रिएक्शन होता है इसमें कोई भी प्रोटॉन का फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नो प्रोटॉन मूवमेंट, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नो प्रोटॉन मूवमेंट ड्यूरिंग complex 2 during electron transport through complex 2। complex 2 के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा उस टाइम मैट्रिक्स से लेकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ कोई प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये स्टार मार्क बात है। चलो अब कॉम्प्लेक्स 3 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक दो कंपोनेंट का नाम तुम लोग बार बार पढ़ोगे। एक कोएंजाइम क्यू, ऑलरेडी तुम कॉम्प्लेक्स 1 में एंड कॉम्प्लेक्स 2 में उसका नाम जान चुके हो, और एक साइटोक्रोम। इन दोनों का फंक्शन अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, तो इन दोनों एक्चुअली ये होता क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है वो जानना जरूरी है। चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। पहले देता हूँ मैं क्विनोन के बारे में। जो क्विनोन है बेसिकली वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। वो क्विनोन बेसिकली तीन रेडॉक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक क्विनोन फॉर्म जिसको हम सिंपल क्यू फॉर्म में जानते हैं, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हमने क्या देखा था जब कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, चाहे कॉम्प्लेक्स 1 में वो फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड था या आयरन सल्फर सेंटर था या उसके बाद जाके वो क्विनोन था, हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर क्विनोन एक इलेक्ट्रॉन लेके इमीडिएटली सेमी क्विनोन में कन्वर्ट होगा, सेमी क्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको कुछ ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सेमी क्विनोन फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन लेके क्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यूवी क्विनॉल के नाम से भी जानते हैं हम इसको, क्विनॉल में कन्वर्ट होता है जो बेसिकली QH2 फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो क्विनोन जो बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेमी क्विनोन में कन्वर्ट हो गया और फाइनली रिड्यूस हो गया एक और इलेक्ट्रॉन लेके, और वो यूवी क्विनॉल में कन्वर्ट हो गया। वो फाइनली यूवी क्विनॉल में कन्वर्ट हो गया, राइट। चलो अब बात करते हैं साइटोक्रोम की। जो साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम बेसिकली एक हीम ग्रुप कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके अंदर हीम ग्रुप और जो हीम प्रोटीन कंटेनिंग एक हीम ग्रुप, सॉरी थोड़ा सा, जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम बेसिकली एक प्रोटीन होता है। वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह ही फंक्शन करता है। वो बेसिकली प्रोटीन के अंदर वो हीम ग्रुप को कैरी करता है। जो हीम ग्रुप जो बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर भी प्रेजेंट होता है उसको कैरी करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन साइटोक्रोम के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलता है। ठीक है, साइटोक्रोम आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे साइटोक्रोम B1 के अंदर भी दो कैटेगरी आता है, DL एंड BH। L फॉर लाइट एंड H फॉर हेवी। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन कैरियर आता है। फिर साइटोक्रोम C आएगा, इसमें साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम C। ये तीन इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम तुम कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में पढ़ोगे, इस तीनों इलेक्ट्रॉन कैरियर के बारे में। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्विनोन एंड साइटोक्रोम, जो आगे चल के बार बार इसका जिक्र आएगा।
तो बेसिकली जो क्विनोन होता है इसको यूबिक्विटस क्यों कहते हैं? यूबिक्विटस का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो क्विनोन होता है वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम प्रेजेंट होता है। ऑल द टाइम ये क्विनोन ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको यूबिक्विटस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि हर जगह प्रेजेंट होना, ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होना, उसको हम कहते हैं यूबिक्विटस नेचर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में। कॉम्प्लेक्स 3 का जो एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसका एंजाइमेटिक नाम क्या है? इसका एंजाइमेटिक नाम था साइटोक्रोम DC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। इसमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स 3 में सबसे पहले साइटोक्रोम बी आता है। ठीक है, उसके बाद आयरन सल्फर सेंटर, तीनों कंपोनेंट होता है इसका, और साइटोक्रोम C1 होता है। उसके बाद आता है साइटोक्रोम C। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 3 में होता क्या है? कॉम्प्लेक्स 3 में जो अभी तक कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 में दोनों जगह पर क्या हुआ था, जो एनर्जी कंपाउंड था वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया? फाइनली उसका इलेक्ट्रॉन गया था क्विनोन के पास, और क्विनोन आगे चल के क्विनॉल में रिड्यूस हो गया। तो वो क्विनॉल हमेशा क्विनॉल फॉर्म में नहीं रह सकता है, उसको बार बार रिसाइकल होना है, क्योंकि आगे चल के और भी NADH एंड FADH आएगा और उसका इलेक्ट्रॉन लेके फिर से क्विनोन को रिड्यूस होना है। तो क्विनोन अपना जो यूबी क्विनॉल और जो QH2 फॉर्म हुआ था वो अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में रोटेट करता है। ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में रोटेट करता है और एक पुल क्रिएट करता है जिसको हम क्विनोन पुल और क्यू पुल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो दो इलेक्ट्रॉन होता है वो साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर सेंटर, साइटोक्रोम C1 एंड फाइनली साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 के पास कैरी होता है। ये बेसिक एक रिएक्शन पैथवे है जो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 3 को थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स 3 का जो बेसिक फंडा है वो है क्यू पुल और क्विनोन पुल। तो क्विनोन पुल को समझाने के लिए मैं पहले पूरा कॉम्प्लेक्स 3 का जो रिएक्शन है उसको मैं 2 हाफ में डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट हाफ और एक सेकेंड हाफ। यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन एंड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, राइट। सो चलो यहाँ पर मार्क करता हूँ। यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स 3 है। जो मैं क्यू साइकिल है उसको समझाने के लिए मैं 2 बार इसका डायग्राम दोनों हाफ में समझाने के लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं मिडिल में लिख देता हूँ क्यू पुल और क्विनोन का जो पुल है। तो क्यू पुल में फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स 1 था उसमें यूबी क्विनॉल फॉर्म हुआ था, रिड्यूस होके यूबी क्विनॉल रिड्यूस होके फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो वो यूबी क्विनॉल दैट मीन यूबी क्विनॉल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ QH2। वो क्या ट्राई करेगा? वो ट्राई करेगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। ठीक है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से मतलब है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और वो खुद फिर से क्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो QH2 है उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, वो बाहर किसके पास जाएगा? उसको रिसीव करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर होना जरूरी है। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होगा? एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जाएगा आयरन सल्फर सेंटर के पास। ठीक है, वो आयरन सल्फर सेंटर से जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास और साइटोक्रोम C1 के चलते वो जाएगा एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के पास वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ साइटोक्रोम C।
क्लियर सबको यहाँ पर? चलो, एक इलेक्ट्रॉन का काम तो हो गया, खत्म। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसको साइटोक्रोम बी से लेके वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम बी वो इलेक्ट्रॉन दे देगा क्विनोन को, ठीक है। ये जो क्विनोन बनाता है उस क्विनोन को साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन देगा और वो क्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्विनोन कन्वर्ट हो जाएगा सेमी क्विनोन में, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, क्विनोन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो क्विनोन सेमी क्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेमी क्विनोन, ठीक है। अब ये सेमी क्विनोन क्या ऐसे ही फॉर्म में रहेगा? नहीं, ये सेमी क्विनोन आगे चल के फिर से क्विनोल में कन्वर्ट होगा, वो हम सेकेंड हाफ में देखेंगे। सेकेंड हाफ में रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पर भी यूवी क्विनोल आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में देगा और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक पार्ट में जाके वो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर सेंटर और साइटोक्रोम C1 के चलते वो जाएगा किसके पास? साइटोक्रोम C के पास जाएगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B से लेकर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास? जो यहाँ पर सेमी क्विनोन फॉर्म हुआ था ना, इस सेमी क्विनोन के पास वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस सेमी क्विनोन को मैं यहाँ पर डॉटेड एरो के थ्रू मार्क कर देता हूँ। इसी क्विनोन के पास और सेमी क्विनोन के पास वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? अगर सेमी क्विनोन को अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिलता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा यूवी क्विनोल और क्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्विनोल फिर से रिसाइकल होगा, फिर से ये क्विनोल रिसाइकल होगा, वो फिर से अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, फिर से वो ऑक्सीडाइज होगा और फिर से प्रोटॉन लेके वो यूवी क्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस का मेन फंडा क्या है? पूरा प्रोसेस का मेन फंडा और मेन मकसद की अगर बात करें, मेन गोल दो है। एक जो क्यू है, दैट मीन जो क्विनोन है उसका एक कंटिन्यू पूल मेंटेन करना, क्योंकि क्विनोन को हमेशा रिक्वायरमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के में सबसे पहले एज ए रिड्यूस करने वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्विनोन ही होता है, क्योंकि एलएडीएच एंड एफएडीएच का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले जाके क्विनोन को ही रिड्यूस करता है। तो क्विनोन का प्रेजेंट होना हमेशा जरूरी है। तो क्विनोन कभी ऑक्सीडाइज एंड कभी रिड्यूस इसी फॉर्म में अपना एक पूल क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं क्यू पूल। सेकेंड पर्पस क्या है? कॉम्प्लेक्स 3 में ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक एक बार में बारीकी से साइटोक्रोम C के पास भेजना है। साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, पहले मैं बता चुका हूँ। अब इस एंजाइम का नाम देखो, इस एंजाइम का एक ऑल्टरनेट नाम भी था जिसका नाम था साइटोक्रोम कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस, राइट। तो साइटोक्रोम C यहाँ पर रिड्यूस होता है। कैसे रिड्यूस होता है? साइटोक्रोम C यहाँ पर ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया वो तुरंत रिड्यूस हो जाएगा। और साइटोक्रोम C का एक और बात है, साइटोक्रोम C जो है यहाँ पर एक बार में दो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है। कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 में हम देखे थे कि साइटोक्रोम जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर था वो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा था, ठीक है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और आगे कैरी भी कर रहा था। पर यहाँ पर जो साइटोक्रोम C है वो भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पर ये इलेक्ट्रॉन को एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मीन इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। सो जो पूरा साइकिल होता है उसमें साइटोक्रोम C को 2 बार पार्टिसिपेट करना होता है। तो साइटोक्रोम C एक बार इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। एक बार जो क्विनोल पूल कॉम्प्लेक्स 1 के चलते बनेगा, NADH के चलते बनेगा, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रॉन लेगा। एक बार जो कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 के चलते जो इलेक्ट्रॉन पूल क्रिएट हुआ था, जो क्विनोल का पूल बना था, उसके थ्रू उसका इलेक्ट्रॉन एक बार एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और वो आगे चल के वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? आगे चल के वो कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर देगा। तो यहाँ पर साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज था और साइटोक्रोम C यहाँ पर रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और आगे साइटोक्रोम C जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो आगे जो भी रहेगा कॉम्प्लेक्स 4 का जो भी पार्ट्स एंड पार्सल रहेगा उसको वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है। फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 में पता है सबको कि आगे चल के उसमें ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा काम झाम हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस चला, पूरा प्रोसेस के चलते यहाँ पर 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा कॉम्प्लेक्स 3 में, दोनों हाफ में, ठीक है। एक बार फर्स्ट हाफ ऑफ क्यू साइकिल में 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, और जो सेकेंड हाफ था उसमें भी 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा।
ये दो प्रोटॉन का मूवमेंट क्यों हुआ, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का रिसाइकलिंग हुआ, ठीक है। एक बार साइटोक्रोम सी को देने के लिए एक बार क्विनोन पूल से इलेक्ट्रॉन का रिसाइकल हुआ, जहां पर साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन को लेके आगे चला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेके क्विनोन को रिड्यूस करके सेमी क्विनोन में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड पूल में भी एक इलेक्ट्रॉन फिर से कैरी हो गया, जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को फाइनली बाहर की तरफ कैरी किया गया था, जो एक्चुअली क्विनोन यहाँ पर जो क्विनोन फॉर्म हुआ है उसका दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ कैरी होता है और एक इलेक्ट्रॉन फिर से अंदर ही अंदर रिसाइकल होता है, वो खुद क्विनोन को ही फिर से ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करके साइकिल के अंदर लेके आता है, ठीक है। पर ये जो बाहर की तरफ दो इलेक्ट्रॉन कैरी हुआ है, पर टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज होगा। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट ऑफ साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और एज ए फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स टोटल कितना इलेक्ट्रॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूवमेंट करता है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। यहाँ पर दो, फर्स्ट हाफ में दो, सेकेंड हाफ में दो इलेक्ट्रॉन, टोटल मूवमेंट ऑफ 4 प्रोटॉन टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर? साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 3 का ये फंडा है। आई होप कि सबको ये क्लियर है। आगे मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में जानते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, राइट। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इज द एंजाइमेटिक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। चलो इसके बारे में जान लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें। सेम सब कुछ रहेगा, वही घिसा पिटा मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स के अंदर आएगा इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स के ऊपर मतलब इंटर मेम्ब्रेन होगा और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। चलो तो यहाँ पर फटाफट बना देते हैं कॉम्प्लेक्स 4। अभी तक हमने क्या देखा, साइटोक्रोम C का फॉर्म, साइटोक्रोम C जो था, साइटोक्रोम C का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। साइटोक्रोम C जो था वो क्या किया था, साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन रिसाइकिल होगा, ठीक है। वो साइटोक्रोम C ने जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 में आगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसी डोनेशन के चलते इसमें क्या होगा, साइटोक्रोम C का जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसी डोनेशन के चलते आगे ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, किसमें, ऑक्सीजन रिड्यूस होके पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइटोक्रोम C आ गया, साइटोक्रोम C जैसे रेड कलर में मैंने बनाया था वैसे ही बना देता हूँ मैं इसको। साइटोक्रोम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, चलो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। साइटोक्रोम C कहाँ फॉर्मेशन हुआ था, स्पेस याद रखना बहुत जरूरी है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के साइड पे साइटोक्रोम C का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। मतलब साइटोक्रोम C था बेसिकली, साइटोक्रोम C इज नॉट एग्जैक्टली इंटरमेम्ब्रेन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट वो इंटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है और बाकी उसका जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता रहता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम C का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा, वो देगा जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, इस एंजाइम का एक कोएंजाइम है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में कॉपर एज ए कोफैक्टर की तरह वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर एक्सेप्ट करेगा, कॉपर से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉपर, सेकेंड कॉपर आयन के पास, सेकेंड कॉपर आयन से जाएगा वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास, ठीक है। और साइटोक्रोम A3 से वो इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन फाइनली जो ऑक्सीजन है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। साइटोक्रोम A3 से वो इलेक्ट्रॉन फाइनली जाएगा ऑक्सीजन के पास और वो ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ पीसीए साइकिल कि हु इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ऑफ दिस साइकिल,
ऑक्सीजन इज द फर्स्ट रियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, ऑक्सीजन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेता है? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन डोनेट करता है? ऑक्सीजन को फाइनली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है साइटोक्रोम A3। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स 4। अगर एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के थ्रू ऑक्सीजन को फाइनली इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो आगे चल के वाटर में कन्वर्ट होता है। और हमने पढ़ा था कि कहीं भी कुछ भी फॉर्मेशन होता है, कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो होता है, उसमें एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है और उस ग्रेडियंट के चलते इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, दो नेट इलेक्ट्रॉन का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूवमेंट होगा। इस प्रोसेस में भी दो नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, किसके तरफ? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, राइट। तो यहाँ पर फेनोमेना क्या क्या हुआ, एक बार फिर से रिसाइकिल कर लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेके आया, वो अपना इलेक्ट्रॉन एक कॉपर आयन को दिया, ठीक है, कॉपर एटम को दिया, सॉरी। वो कॉपर से इलेक्ट्रॉन चल के साइटोक्रोम A के पास गया, साइटोक्रोम A ने वो इलेक्ट्रॉन दिया कॉपर, सेकंड कॉपर एटम को, कॉपर से इलेक्ट्रॉन फिर से गया साइटोक्रोम A3 के पास, साइटोक्रोम A3 से वो इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास रिसीव हुआ? ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके वाटर में कन्वर्ट हो गया। और इस पूरा प्रोसेस के चलते दो प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ रिलीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 5, जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स 5 में कोई नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, बस कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर होता क्या है, ये उसके अंदर प्रोटॉन का मूवमेंट होता है और मतलब प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसके चलते एक फोर्स जनरेट होता है, वो फोर्स प्रोटॉन को मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करता है और उसी मूवमेंट के दौरान एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो पहले कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसका नाम देख लेते हैं। F0 F1 एटीपी सिंथेस नाम होता है, ठीक है, एटीपी सिंथेस कोई भी एंजाइम होता है, एंजाइम में हम लोग पढ़े थे ना, कोई भी एंजाइम होता है सिंथेस कैटेगरी में, वो बेसिकली सिंथेसिस करने का फंक्शन करता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो एक फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी का। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़े थे पहले, याद है, जब मैंने क्लोरोप्लास्ट के अंदर केमियोस्मोसिस पढ़ाया था, उसमें नहीं पढ़ाया था। इसमें एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ठीक है। केमियोस्मोसिस थ्योरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली ये इसका मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट दो टाइप का होता है बाय नेचर। एक होता है पीएच ड्रिवन, ठीक है, और पीएच डिपेंडेंट होता है, और एक होता है वोल्टेज ड्रिवन और वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। एक होता है पीएच ड्रिवन और एक होता है वोल्टेज ड्रिवन। और इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। अगर हम बात करें पूरा जो कॉम्प्लेक्स 4 तक जितना रिएक्शन हुआ था, पूरा रिएक्शन में क्या क्या हुआ था याद करो। टोटल कितना प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ था? अगर मैं यहाँ पर एक समअप और समरी लिख दूं, कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH ने कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन को मूव कराया था, किसकी तरफ? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं हुआ था, सो वी कैन एक्सक्लूड कॉम्प्लेक्स 2। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 से भी 2 क्यू साइकिल से टोटल 4 प्रोटॉन को पंप कराया था NADH ने। और कॉम्प्लेक्स 4 में भी NADH ने 2 प्रोटॉन को पंप कराया। टोटल कितना प्रोटॉन रिलीज हुआ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में टोटल 10 प्रोटॉन रिलीज हो गया, ठीक है। अब जब पीएच का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू पीएच। अब सोचो पीएच के H प्लस के जगह 10 लगा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
तो इंटरमेम्ब्रेन और मैट्रिक्स जो है दोनों के बीच में जो पीएच ग्रेडियंट का डिफरेंस होगा वो 1 यूनिट पीएच का डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बीच में इनर मेम्ब्रेन और यहाँ पर मैट्रिक्स, ठीक है, इन दोनों स्पेस के बीच में पीएच का जो ग्रेडियंट डिफरेंस हो जाएगा वो 1 यूनिट पीएच का डिफरेंस हो जाएगा। और इसी 1 यूनिट पीएच के डिफरेंस के चलते अब देखो मैट्रिक्स से बार बार प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जा रहा था, तो मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कमी हो रही थी, तो मैट्रिक्स के अंदर पीएच कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर पीएच एल्कलाइन पीएच की तरफ आ जाएगा। और जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ प्रोटॉन मूवमेंट हो रहा था, तो प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन जहां बढ़ेगा वहां एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो यहाँ पर एसिडिक नेचर बन जाएगा। तो एक पीएच ड्रिवन रीजन क्या है, पीएच ड्रिवन रीजन में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दोनों में एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट होता है, वो ऑलमोस्ट 1 यूनिट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं 1 यूनिट ही होता है। वो 1 यूनिट प्रोटॉन ग्रेडियंट के चलते एक एनर्जी 1 यूनिट पीएच डिफरेंस के चलते एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट मीन प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ज्यादा है और मैट्रिक्स के साइड नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके चलते जो आयन ग्रेडियंट क्रिएट होता है वो H प्लस आयन को एटीपी को फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, वो एक एनर्जी जनरेट करता है जो आगे चल के एटीपी का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं वोल्टेज ड्रिवन का। वोल्टेज ड्रिवन भी बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर अब सोचो H प्लस आयन पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा मूवमेंट करेगा, अगर हाइड्रोजन एटॉम मैट्रिक्स से लेके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ज्यादा मूवमेंट करेगा तो मैट्रिक्स के साइड पे चार्ज नेगेटिव होता जाएगा ना, मैट्रिक्स के साइड पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन घटता जाएगा, तो मैट्रिक्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा मैट्रिक्स के अंदर, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इन दोनों के चलते एक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा, और चार्ज का डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे वोल्टेज ड्रिवन और चार्ज ड्रिवन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट दो कैसे फैक्टर में डिवाइडेड है समझ में आया, एक पीएच ड्रिवन एक वोल्टेज ड्रिवन। पीएच ड्रिवन कैसे हो गया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा बढ़ गया तो उसमें 10 H प्लस आयन 1 यूनिट पीएच को इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, दैट मीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का जो पीएच है वो एसिडिक की तरफ लेके गया, और मैट्रिक्स के अंदर पीएच एल्कलाइन की तरफ हो गया, तो इसमें भी एक पीएच ड्रिवन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। और वोल्टेज ड्रिवन में क्या हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज आगे गया था इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, वो चार्ज आगे चल के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को पॉजिटिवली ज्यादा चार्ज कर देता है, और कंपैरेटिवली मैट्रिक्स नेगेटिवली चार्ज में होता है, तो मैट्रिक्स की तरफ और मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में एक चार्ज ग्रेडियंट और चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है। तो एक्चुअली यही दो मिला के बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट आगे चल के जो एटीपी सिंथेस है उसका फंक्शन को प्रमोट कराते हैं। दैट मीन बेसिकली इसी एंजाइम की एक्टिविटी के चलते आगे इसके बदौलत और प्रोटीन ग्रेडियंट के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है। वो एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, इंटरमेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इस बार मैं मैट्रिक्स को ऊपर की तरफ लिखा क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें लिखना पड़ेगा मुझे इसलिए, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 10 H प्लस आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो और मैट्रिक्स में F1 F0 जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा एटीपी का प्रोडक्शन कराना। पर एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए पर एटीपी 4 प्रोटॉन का मूवमेंट होना जरूरी है, तो यहाँ पर जो 10 H प्लस आयन का एक चैनल और पूल क्रिएट हुआ था, यहाँ से 4 H प्लस आयन एक बार में जाएगा और मैट्रिक्स की तरफ वो H प्लस आयन मूव करेगा, और ड्यूरिंग दैट मूवमेंट मैट्रिक्स के अंदर ये जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है बेटा मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दैट मूवमेंट मैट्रिक्स के अंदर बाय दिस कॉम्प्लेक्स
F1 ATP सिंथेस ओनली बाय दिस कॉम्प्लेक्स, जो ADP है वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पिक करेगा और वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई एनर्जी कंपाउंड ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ड्यूरिंग दैट मूवमेंट ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और दिस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन और यू कैन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा प्रोसेस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होता है, जो एनर्जी कैरियर था वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है और फाइनली चल के अपना इलेक्ट्रॉन जो पूल क्रिएट करता है और प्रोटॉन का जो पूल और ग्रेडियंट क्रिएट करता है, उस ग्रेडियंट के थ्रू वो ATP को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो F1 है वो बेसिकली एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होता है वो हर एक कॉम्प्लेक्स एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर F0 F1 जो कॉम्प्लेक्स है वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो उसका जो F0 पार्ट है वो ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट है, ठीक है, वो इंटीग्रल प्रोटीन पार्ट है। और जो F1 है वो बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, वो बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। वो एक एंजाइम है, वो ADP और PI को जोड़ के ATP फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब TCA साइकिल एंड FADH, TCA साइकिल के हम जब पढ़े थे, TCA साइकिल के उसके अंदर हमने पढ़ा था ना, जो उसका टोटल एनर्जी काउंट था, TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल के अंदर जो टोटल एनर्जी काउंट था उसमें हम पढ़े थे ना कि जो NADH होता है वो 2.5 ATP के बराबर होता है, जो FADH होता है, FAD होता है वो 1.5 ATP के बराबर होता है, ठीक है। वो कैसे होता है अब बहुत इजीली पता चल जाएगा वो बात। जो NADH था यहाँ पर, अगर हम NADH की बात करें, NADH ने टोटल कितना इलेक्ट्रॉन को पुल किया यहाँ पर? NADH जब टोटल कितना प्रोटॉन को पंप किया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ? 10 प्रोटॉन को वो पंप किया, किसके तरफ? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ वो पंप कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा? एक ATP के लिए 4 H+ आयन मिला के प्रोड्यूस करता है 1 ATP। अभी हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो 10 H+ आयन कितना ATP फॉर्म करेगा? 2.5 ATP फॉर्म करेगा, ठीक है। 10 H+ आयन 2.5 ATP फॉर्म करेगा। सो 2.5 ATP इज इक्विवेलेंट टू 1 NADH मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? सेम इक्वेशन तुम FADH2 के लिए भी जोड़ दो। FADH2 में एक FADH2 मॉलिक्यूल टोटल कितना प्रोटॉन को पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ? 6 प्रोटॉन को पंप करता है। अगर FADH2 की काउंट किया जाए तो इस बार 6 को 4 से डिवाइड कर दो तो 1.5 ATP आ जाएगा। तो FADH2 इज इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP और 1 NADH इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP। तो ये पुल समझ में आया सबको, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक और डिटेल whatever you say explanation about electron transport chain and oxidative phosphorylation. I hope कि तुम सबको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट में पूछ लेना।